हेलो फ्रेंड्स। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आज ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है कि भारत, आकार और स्थिति। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट्स आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। भारत आप लोग को पता है कि विश्व में प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा तो देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो कि प्राचीन था, है ना। और बहुत सारी सभ्यताएं भारत में विकसित हुई। आप लोग को पता है कि प्राचीन भारत विश्व गुरु कहलाता था प्राचीन समय में भारत, है ना। चलिए, अभी तो हमारी स्थिति वैसे नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। पिछले 5 दशकों में भारत ने क्या की है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कई क्षेत्रों में उन्नति की है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, उद्योग, तकनीक आदि में सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई। ठीक है। और क्या है, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम भारत की स्थिति पर चर्चा करेंगे। भारत क्या है, एक विशाल देश है। आप लोग को पता होगा कि भारत का विश्व में अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज 7th स्थान है और जनसंख्या के अनुसार दूसरा स्थान है ना। पहले नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। ठीक है। इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से, है ना। जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। आप लोग को बता देते हैं कि अक्षांश और देशांतर किन्हें कहते हैं। ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, है ना, ये देख रहे हैं लेटी हुई रेखाएं हैं, ये सब अक्षांश रेखा है। ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा है जो कि भारत का क्या है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6, और जो खड़ी लाइन है वो देशांतर रेखाएं कहलाती। ठीक है। इसे अंग्रेजी में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। ठीक है। तो जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें लेटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखा। ठीक है। और जो खड़ी लाइंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इनको देशांतर रेखा बोला जाता है। ठीक है। और एक बात कि भारत, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत मतलब जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है वो पूरी पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी हुई, जिसे हम लोग विषुवत वृत्त या इसे हम लोग भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। लेकिन यहाँ इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया, है ना, कर्क रेखा जो इंडिया में है वो देश को 2 भागों में बांटती है। आप लोग को पता होगा कर्क कहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से ये यहाँ से एक रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री है ना, जिसकी क्या है 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है। इसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये मुख्य भूभाग को, मतलब इंडिया के जो मेन भूभाग है उसको 2 भागों में बांटती है। ठीक है। तो कौन कौन से भाग है, पहला है दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब दक्षिण पूर्व, है ना। तो ये हो गया। आप लोग को पता है कि ये हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, है ना, दक्षिण और पूर्व। और यहाँ पे अंडमान निकोबार से, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में आप लोगों को पता है ये दक्षिण है और ये पश्चिम है ना। इधर क्या है, तो लक्षद्वीप समूह है जो कि कहाँ पे, अरब सागर में है। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, क्या आप जानते हैं, में बताया गया है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है। ठीक है। आप लोग को पता होगा एक बात कि जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, या इंदिरा बिंदु, उत्तर इंदिरा कॉल। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है। अच्छा, पूर्वी बिंदु है। और गुजरात में है पश्चिमी बिंदु। ठीक है। तो
2004 में क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट है ना, वो जलमग्न हो गया था, सुनामी आया था जिसके कारण जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो भारत की स्थिति हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के आकार। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो आप लोग को पता होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, हाँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का क्या 2.4% है। यानी आप लोग मान लीजिए कि वर्ल्ड में 100% है, जिसमें से मात्र 2.4% इंडिया का है। फिर भी ये 7वां स्थान रखता है ना, एरिया वाइज। ठीक है, 1.2 से स्पष्ट है। ये आप लोग को फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रसिया का है विश्व में, सेकंड में कनाडा, थर्ड में यूएसए है, फोर्थ में चाइना है, फिफ्थ में ब्राज़ील है, सिक्स में ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ नंबर में इंडिया है। ठीक है, तो एरिया वाइज इंडिया का स्थान 7वां है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और जो स्थल सीमा रेखा है, वो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, मतलब स्थल सीमा रेखा जैसे ये मान लीजिए। ठीक है, ये एक सेकंड, स्थल सीमा रेखा जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर से टच हो रहा है ना, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से टच हो रहा है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, चाइना से, नेपाल से, है ना, भूटान से। ये क्या है, स्थलीय सीमा है, और इसकी लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और समुद्री सीमा ये जो है ये समुद्री सीमा कहलाएगा, है ना, ये 7,500 समथिंग है। ठीक है, तो ये समुद्री सीमा कहलाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि हाँ, जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम आप लोग को पता है, मान लीजिए ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, तो उत्तर और ये पश्चिम। ठीक है, तथा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत इसका मतलब जो हिमालय आप लोग देख रहे हैं, जो हिमालय है इस रेंज में, वो नवीनतम पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, जो आप लोग को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो नवीन वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, मतलब जो दक्षिण का भूभाग है वलित पर्वत का, वो उत्तर साइड चौड़ा है। ठीक है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इट मीन्स कि इधर क्या है, सकरा होता गया है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आप लोग को पता होगा कि बंगाल की खाड़ी इस साइड है और अरब सागर इस साइड है। ठीक है, अब चित्र 1.3 में देखना है क्या कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार। हाँ, तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। आप लोग को बताए थे लेटी हुई रेखा जो है वो अक्षांश रेखा है ना, लेटी हुई रेखा है अक्षांश रेखा, और ये है ये देशांतर रेखा है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। आप लोग को पता होगा जो पूर्व और पश्चिम का विस्तार है, पूर्व और पश्चिम का विस्तार है ना, पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व इधर से ये साइड और उत्तर दक्षिण से कम है ना। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। आप लोग को पता है जो अक्षांश रेखा है ना, वो आप जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ सूर्य सबसे पहले उदित होता है, 2 घंटे पहले उदित होता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य अस्त होता है। इट मीन्स कि यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य उदित हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे होगा, या यदि अरुणाचल प्रदेश में शाम 5 बजे हो रहा है तो फिर गुजरात में 7 बजे होगा, है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि
जो स्थानीय समय का जो निर्धारण किया गया है वो एक रेखा मानी गई है 82.5 डिग्री। तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है ना, आप लोग को पता होगा जो पूर्व और पश्चिम देशांतर है ना, कितना कितना है 37 और 97 है ना, तो इसको जोड़ के इसको डिवाइड किया गया है और फिर इलाहाबाद है ना कि नैनी से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है ना, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसी को स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना गया है इंडिया का, ठीक है। अब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को ही भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारी जो अक्षांश रेखा है 37 डिग्री और 97 डिग्री दोनों को जोड़ के और उससे क्या किया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है और पूरे इंडिया का जो बीचों बीच का जो समय है उसी को मानक समय माना गया है, ठीक है। अब क्या है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है और क्यों है। तो आप लोग को पता होगा कि कश्मीर पूरा एकदम उत्तरी बिंदु पे है ना, और कन्याकुमारी पूरी दक्षिणी बिंदु पे है। तो इसमें भी अंतर है, ठीक है। इसमें भी जो टाइम जोन तो एक ही रहेगा, लेकिन हाँ जो सूर्य की उदित होने का समय है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत और विश्व। भारत तथा विश्व, क्या पढ़ना है, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पूर्व और पश्चिम के बीच है, ठीक है। तो आप लोग को दिखाते मैप में, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। आप लोग को दिखाते, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये एशिया है आप लोग देख रहे हैं। तो ये दक्षिणी विस्तार है इंडिया, यही बताया जा रहा है कि जो भारतीय महाद्वीप है, भारतीय महाद्वीप का इट मीन्स कि सिर्फ भारत नहीं आएगा, भारतीय महाद्वीप में पाकिस्तान भी आ जाएगा, जो पहले प्राचीन समय में भारत का हिस्सा था, बहुत पहले नहीं लेकिन हाँ भारत का ही हिस्सा था। भारत का पाकिस्तान भी आ जाएगा, नेपाल भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी, ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है इंडिया, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, आप लोग को पता होगा हिंद महासागर किधर है, हिंद महासागर किधर है आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये इंडिया है ना, ये इंडिया का साउथ है। तो हिंद महासागर इधर है ना, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, आप लोग को पता है यूरोपीय देश इधर है, और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर से बहुत सारा व्यापार भी होता है, ठीक है, इसलिए जो भारत है वो एक केंद्रीय स्थान प्राप्त करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है, ठीक है, जो पठार है वो उसका भी विस्तार हिंद महासागर में है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हैं। मतलब कि भारत से सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हिंद महासागर के कारण व्यापारिक हो, सामरिक हो, बहुत सारे संबंध इंडिया से अन्य देशों से है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो एक हिंद महासागर से नज़दीक है। आप लोग को पता होगा कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया। भारत के नाम पे कैसे, क्योंकि पता है आप लोग को कि भारत को हिंदुस्तान भी बोला जाता है, इसलिए इस महासागर को भी हिंद महासागर तो इंडिया के नाम पे ही रखा गया। एक फैक्ट बताया जा रहा है क्या, कि 1869 में स्वेज नहर का मतलब खुल गया था, मतलब राष्ट्रीयकरण हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई।
मतलब पहले क्या होता था कि व्यापार होता था तो एक इलाका था कुस्तुनतुनिया, तो स्थल मार्गों से इंडिया का व्यापार होता था यूरोपीय से। लेकिन स्वेज नहर खुलने के बाद फिर समुद्री मार्गों और नहरों के द्वारा होने लगा, तो जो दूरी है वो बहुत कम हो गई। और जैसे जो समय पहले लगता था आवागमन में, आने जाने में, वो अब कम लगने लगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज इंडिया मतलब किसी अन्य कंट्री से ट्रेड वगैरह कर रहा है, बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि समुद्र की अपेक्षा भूभाग से ज़्यादा होता था। आप लोग देखिए 1869 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद फिर नहर और समुद्रों से फिर होने लगा। यहाँ पे बता रहा है उत्तरी पर्वतों के दर्रों से, मतलब दर्रों से होकर भी यात्री आते थे इंडिया में। दर्रे मतलब उन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, है ना। और बहुत समय तक समुद्री मार्ग ज्ञात ही नहीं थे। ठीक है, जो प्राचीन, ऐसा नहीं कि वर्तमान में जब हमारे पास परिवहन की सुविधा हो गई तो हम व्यापार करें। प्राचीन समय में से भी व्यापार होता था, पैदल भी होता था। और प्राचीन समय आप लोगों को पता है बैलगाड़ी वगैरह होती थी, तो उससे भी व्यापार, ऊँट के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में भी क्या होता था, विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, है ना। विचार और वस्तु, वस्तु मतलब बहुत सारी वस्तु। आप लोग को पता है कि इंडिया में बहुत सारी जो सब्जियां हैं, इट मीन्स कि जैसे आप लोग को फूल गोभी, मटर या आलू, ये इंडिया में नहीं होता था, ये अदर कंट्री से आया है। ठीक है, और भारत की जो मसाले हैं, है ना, जो मसाले हैं वो क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोग को पता होगा जब 1498 में फर्स्ट बार ये वास्को डी गामा इंडिया आया था, तो वो बहुत सारा मसाला ले गया था इंडिया से और कई गुना मुनाफा कमाया था। कहा जाता है कि 60 गुना मुनाफा कमाया था, क्योंकि वहाँ पे यूरोपीय लोग बहुत ज़्यादा मसाले को पसंद करते थे। देखिए यहाँ पे क्या है, मसाले, मलमल आदि कपड़े भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। ठीक है, और क्या हुआ, और सिर्फ यहाँ से ले नहीं गए, बहुत कुछ यहाँ आया भी, जैसे यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, प्रतीक मीनार और गुंबदों का प्रभाव हमारे विभिन्न देशों में देखा गया। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया से ले नहीं गए, मतलब इंडिया में बहुत कुछ आया। ठीक है, आप लोग को ये जो वर्तमान में कोई भी चर्च का निर्माण होता है इंडिया में, है ना, तो ये एक ऐसे बनता है ना, ये गोथिक शैली है, ये भी इंडिया की नहीं है, अदर कंट्री से ही आई है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग को पता है बांग्लादेश हो या फिर नेपाल या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि भारत का स्थान महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान देखिए, है ना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान छोटा सा एरिया अफ़गानिस्तान का भी टच होता है। ठीक है, उत्तर में चीन, चाइना से। ठीक है, और तिब्बत पर अधिकार चाइना का ही है, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे तिब्बत चाइना के अंतर्गत है। नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश कोलकाता के बगल, इसके साथ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट बता रहा है कि यहाँ पे ये होमवर्क है आप लोग का। ठीक है, क्या क्या होमवर्क है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पश्चिम और पूर्वी, है ना, पूर्वी तट पर जो केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया का, उसकी संख्या बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा और छोटा राज्य, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है, क्षेत्रफल पर कौन सा बड़ा है और छोटा भी। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। आपको इंडिया के मैप में देखना है कि लैंडलॉक स्टेट कौन सा है, इट मीन्स कि वो कोई भी अदर कंट्री से भी ना ही टच होते हैं, ना ही कोई समुद्र से टच होते हैं। ठीक है, और जो 4 कंट्री है यहाँ पे दिया हुआ, उसमें 4 वर्गों में
विभक्त करना है और कौन कौन सा स्टेट उसको टच करना है। ये सारा मैपिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा कीजिएगा, ठीक है। अब एक फैक्ट बता रहा है कि क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज संधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों पर प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। हाँ, तो 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। उससे पहले ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में बटा हुआ था। जिन ब्रिटिश प्रांत वो थे जिन पर ब्रिटिशर्स या फिर वहाँ की संसद का नियंत्रण था, वहाँ वो अपने अनुसार रूल चलाते थे, और जो देसी प्रांत थे उन पे राजाओं का शासन था, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। दक्षिण साइड ये श्रीलंका है, ठीक है। ये क्या है, ये श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है। और ये देखिए मालदीव है, ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये मालदीव है, हमारा पड़ोसी देश है। छोटे छोटे ये द्वीप दिख रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, ये आप लोग देख रहे होंगे, है ना, पतला सा है, ये पाक जल संधि कहा जाता है तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में अवस्थित है। लक्षद्वीप देखिए यहाँ पे है और मालदीव इधर है, तो साउथ में अवस्थित है, ठीक है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, आप लोग को पता होगा कि हाँ, पाकिस्तान से भारत के संबंध कुछ नेगेटिव्स ज़रूर है, लेकिन अदर कंट्रीज से भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। भारत एक अलग ही अपनी पहचान रखता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और एक कुछ फैक्ट है कि भारत की जो अक्षांशीय रेखा वो कितनी है, देशांतर कितनी है, ये नोट करना है। भारत के पड़ोसी देश, इसका एक ट्रिक है कि मेरा बचपन से MBA का सपना था, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कीजिएगा, मेरा ये पड़ोसी देश, ठीक है। तो पड़ोसी देश में एक ट्रिक है, बचपन से MBA, ठीक है, बचपन से MBA, ठीक है, MBA का सपना था, ठीक है। तो बचपन से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश और एक अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये सारा टच होता है, ठीक है। आप लोग मैप में देख लीजिए, ये ट्रिक हो गया। और आप लोग फिर मैप में देखिए, मैप में जैसे कि हम लोग देखेंगे कि वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान का छोटा सा बाउंड्री, फिर चाइना का, फिर नेपाल का, ये हो गया नॉर्थ साइड, उत्तर साइड, फिर भूटान का, फिर पूर्व में यहाँ पे म्यांमार का, यहाँ पे बांग्लादेश का, ठीक है। अब बोला जाएगा, यदि मान लीजिए बोला जाए समुद्री सीमा, तो श्रीलंका से, मालदीव से, ठीक है। बोला जाएगा कि यदि कौन सा द्वीप समूह हो पूर्व और दक्षिण में है तो अंडमान निकोबार, यदि दक्षिण पश्चिम में पूछा जाए तो लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स है, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर्स कंप्लीट। अब आप लोग को ये होमवर्क है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो जिस राज्य से गुजरती है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है ना, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, फिर त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो उड़ीसा से किससे, उड़ीसा से नहीं गुजरती है ना, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, क्योंकि नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी देशांतर आप लोग को पता, अरुणाचल प्रदेश तरफ से, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, ठीक है। तो किस देश को छूती है, तो ये आप लोग मैप में देखिए, ठीक है, किस देश को छूती है। चलिए आइए मैप में देखते हैं हम लोग किस देश को छूती है। हाँ, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा स्टेट था। तो देखिए उत्तराखंड तो
टच हो रही है चाइना को, है ना, चाइना को टच हो रही है और नेपाल को भी टच हो रही है। लेकिन हमसे इसमें ऑप्शन में बिहार भी दिया हुआ है ना, तो बिहार भी दिया हुआ, उत्तर प्रदेश देखिए आप लोग चाइना से टच नहीं हो रही है, तो उत्तर प्रदेश भी नेपाल से टच हो रही, बिहार से भी, उत्तराखंड नेपाल और चाइना दोनों से टच हो रही। तो हमारा आंसर यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार ये चाइना से टच नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये पूछ रहा है अगला कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ठीक है, कावारत्ती एक राजधानी है। ठीक है, कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, मेरे मित्र ऐसे देश के निवासी है जिस देश की भारत के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता है, भूटान लगती है, बांग्लादेश नेपाल लगती है, तो तजाकिस्तान नहीं लगती है। ठीक है, अब आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो है ये बाकी दिया हुआ है, ये आप लोग घर से करके लाइएगा। ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप समूह। ठीक है, अरब सागर में आप लोग को पता है लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में पता है अंडमान निकोबार है। ठीक है, और फिर हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन है, म्यांमार है, सॉरी म्यांमार तो इधर है ना, श्रीलंका है, और कौन सा कंट्री है, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, दक्षिण साइड पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या कि उन देशों जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, तो उन देशों के नाम बताना जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आप लोग को बहुत सारा कंट्रीज है जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, जैसे फर्स्ट में क्या है, रसिया वगैरह है ना। हमारे उत्तर पश्चिम उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताना है। तो उत्तर पश्चिम में पता है, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर में जैसे कि चाइना हो गया। ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो गया, उत्तर में और कंट्री है, नेपाल है, भूटान है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी में, उत्तर में फिर वही होगा, है ना, नेपाल भूटान, और पूर्वी में हो गया जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश है। तो ये हो गया। किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मित्र पर गमछा जार इसका ट्रिक है, और इसमें फर्स्ट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा, है ना। तो ये सब आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ पहुंचता है। तो लाभ कई प्रकार से पहुंचता है, क्योंकि अदर कंट्रीज से जो व्यापार है वो तेज हो गया है हिंद महासागर से। तो हिंद महासागर भारत से सबसे ज़्यादा जो हिंद महासागर से अन्य कंट्री का जो व्यापार है वो हिंद महासागर के जरिए सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे केंद्रीय स्थिति प्रदान किया गया और कई तरीक़ों से लाभ पहुंचाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की अपेक्षा, भारत में क्या है, गुजरात में 2 घंटे बाद क्यों होता है सूर्य, है ना। तो ये आप लोग को बताए थे, क्योंकि जो टाइम जोन है वो निर्धारित किया गया है और उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, है ना। लेकिन जो हमारी दूरी है, हमारी जो दूरी है अक्षांशीय दूरी, वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की काफ़ी है। ठीक है, तो वहाँ पे इस वजह से 2 घंटे पहले निकलती है। ठीक है, और बाकी मानचित्र कौशल में आप लोग करिएगा खुद से। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट्स पे बताइएगा अगला लेक्चर कैसा लगा आपको, क्या क्वालिटी इम्प्रूव करना है, ये सब आप लोग बताइएगा। और कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।